जय हिंद दोस्तों। भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जितना जिक्र कश्मीर का होता है उतना किसी दूसरे स्टेट का नहीं होता। ऐसा क्यों है और हाल फिलहाल जो कश्मीर में आतंकियों ने जो हमला किया है उसके पीछे की वजह क्या है, और ये पाकिस्तान देश कश्मीर के पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ है, और इस देश में जितने और सामान्य राज्य हैं उतना सामान्य कश्मीर क्यों नहीं है। कश्मीर को वर्तमान में जानने के लिए आज जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से कश्मीर के बारे में सारे फैक्ट्स बताऊंगा, बिना किसी लीडर को डिफेम किए और बिना किसी तारीफ किए, सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपके जितने भी सवाल हैं, मैं आशा करूंगा कि सारे आपके मन के जो डाउट्स हैं और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो अधूरा ज्ञान है उनको पीछे छोड़ते हुए हम इस वीडियो में फैक्ट के ऊपर बात करते हुए सारी चीज़ें समझेंगे। कश्मीर का इतिहास हज़ारों साल पुराना है कि पहाड़ों, नदियों और घाटियों में कभी धर्म का वास होता था तो कभी बुद्धिज्म ने अपना विकास किया। कश्मीर का जिक्र महाभारत में भी है। ऋषि कश्यप के नाम पर इस जगह का नाम कश्मीर पड़ा। 14वीं सेंचुरी में यहाँ पे शाहमीर नाम के एक मुस्लिम शासक आए, उन्होंने अपना राज स्टार्ट किया और धीरे धीरे इस्लाम का प्रभाव यहाँ पर बढ़ने लगा। फिर आए मुगल्स और 1586 में अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में शामिल किया। उसके बाद आए अफगान दुरानी रूलर्स और 1819 में महाराजा रंजीत सिंह ने सिख एम्पायर का यहाँ पे झंडा लहराया। 1846 में हुई ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कश्मीर को एक अलग रियासत बनाकर डोगरा रूलर्स महाराजा गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में रियासत बेच दी। और तब से लेकर 1947 तक कश्मीर एक अलग रियासत रही जिसका अपना राजा था, लेकिन वह रियासत ब्रिटिश क्राउन के नीचे काम करती थी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के साथ आया पार्टीशन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम पे भारत में 500 से ज़्यादा रियासतें थी। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वॉइस रॉय थे। उन्होंने इन सभी रियासतों को 3 ऑप्शन दिए थे, या तो भारत के साथ विलय करें, या पाकिस्तान के साथ विलय करें, या फिर इंडिपेंडेंट रहें। सभी रियासतों को भारत में विलय करने का जिम्मा उठाया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और उन्होंने लगभग सभी रियासतों को भारत में विलय करवा भी लिया, लेकिन कश्मीर में पेंच फंस गया। उस वक्त कश्मीर के राजा थे राजा हरी सिंह। उन्होंने कहा वो ना ही तो भारत के साथ जाएंगे ना ही पाकिस्तान के साथ जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। और कश्मीर रियासत का एक फैक्ट ये भी था कि कश्मीर के जो राजा थे वो हिंदू थे और वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मेजोरिटी में मुस्लिम थी। 75 से 77% जो आबादी थी वो मुस्लिम थी उस वक्त। तो माउंटबेटन ने उनको खूब समझाया कि ऐसा चल नहीं पाएगा ज़्यादा दिन, आप किसी एक देश के साथ विलय कर लें वरना बीच में पिस जाएंगे। जनता भी थोड़ा विद्रोह करने लगी थी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में जिन्ना उनको उकसा रहे थे कि हमारे साथ विलय करें, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और आपकी जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, तो हमारे साथ विलय कर लें। लेकिन राजा हरी सिंह ने उनको नकार दिया। और उसी वक्त कश्मीर में एक नेता और उभर रहे थे जो बिल्कुल सेकुलर सोच के व्यक्ति थे उस वक्त, और सेकुलर देश चाहते थे, सेकुलर देश का विलय करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हम बिल्कुल विलय नहीं करेंगे। उन नेता का नाम था शेख अब्दुल्ला। वही शेख अब्दुल्ला जिनके पुत्र हुए फारूक अब्दुल्ला और जिनके बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, जो फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर के सीएम हैं। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि हम ऐसे किसी भी देश की तरफ नहीं जाएंगे, और वो वहाँ के यूथ में, वहाँ पे घाटी में, कश्मीर की घाटी में काफ़ी फेमस हो गए। वो पंडित नेहरू के दोस्त भी थे, क्योंकि पंडित नेहरू खुद कश्मीरी पंडित थे। पाकिस्तान को भी वहाँ के माहौल का इनपुट मिल रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की कश्मीर को अपने साथ विलय करने की, लेकिन राजा हरी सिंह नहीं माने और ना ही इंडिया की तरफ उन्होंने विलय किया। और आदतन पाकिस्तान ने पहला हमला कश्मीर के ऊपर कर दिया, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन गुलमर्ग। अक्टूबर 1947 में ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च किया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान के ट्राइबल लश्कर जो पाकिस्तानी आर्मी की मदद से कश्मीर की तरफ हमला करने के लिए निकल पड़े। और कई बुक्स में इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि लगभग 5 से 10 हज़ार ट्राइबल लश्कर थे, वो बिल्कुल भूखे भेड़िए की तरह कश्मीर के ऊपर हमला करने आए। जब वे बारामूला तक पहुंच गए थे तब उन्होंने कत्लेआम शुरू किया, आगजनी की, रेप किए, गैंग रेप किए, वहां पे लूटपाट मचाई, हत्याएं की। और कई वहां पे जो चश्मदीद थे उन्होंने बाद में बताया कि वहां की जो आबादी थी 1/3 रह गई थी, इतनी हत्याएं वहां पे हुई थी। तब राजा हरी सिंह समझ चुके थे कि अब बचने का कोई चारा नहीं है। राजा हरी सिंह के जो सेनापति थे वो थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। पहले ही राजा को चेताया था कि आपकी जो सेना है उसके अंदर मेजोरिटी मुस्लिम है, तो उस साइड से जब इनको उकसाया जाएगा
तो ये आपके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। लेकिन राजा ने इन सब चीज़ों को नकार दिया। राजा हरि सिंह की जो सेना में सैनिक थे उन्होंने विद्रोह भी किया और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने राजा को फिर कहा कि आप यहाँ से जाइए और मदद का इंतज़ाम कीजिए। तब राजा हरि सिंह जम्मू आए और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से श्रीनगर आने वाले इकलौते पुल को तुड़वा दिया और इन सब एफर्ट्स में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। लेकिन पाकिस्तानी ट्राइबल लश्कर जो थे वो 2 दिन लेट हो गए। बस आप इतना समझिए कि अगर वो 2 दिन नहीं मिल पाते एक्स्ट्रा तो आज ये लड़ाई झगड़ा और मुद्दा कश्मीर का बनता ही नहीं। कश्मीर बड़े आराम से पाकिस्तान का एक हिस्सा होता। इधर दिल्ली में पंडित नेहरू और सरदार पटेल को कहा कि कश्मीर में आप, श्रीनगर में आप सेना भेजें, वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है और वहाँ पर अपनी सेना भेज के कश्मीर को बचाएं। तो माउंटबेटन ने कहा कि जो कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं है वहाँ हम सेना कैसे भेज देंगे, और अगर हमने वहाँ पर सेना भेजी तो पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज आएगा कि जो देश 2 महीने पहले आज़ाद हुआ है वो अब किसी क्षेत्र के ऊपर कब्जा करना चाहता है, तो इससे आपकी छवि खराब होगी। तब वीपी मेनन, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो जम्मू गए और राजा हरि सिंह को विलय पत्र पे साइन करवाया और वापस दिल्ली आए और उस विलय पत्र को माउंटबेटन को दिखाया और माउंटबेटन ने फिर वहाँ पर उस विलय पत्र पर साइन किए। आप इतना समझिए कि 25 अक्टूबर को राजा जम्मू की तरफ भागे और 26 अक्टूबर को वीपी मेनन ने विलय पत्र पर साइन करवा के वापस दिल्ली आए और 27 अक्टूबर को वहाँ पे माउंटबेटन ने उस विलय पत्र पे साइन किए। सरदार पटेल और नेहरू जी के कहने पर वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स गई और 26 और 27 अक्टूबर के बीच की जो रात थी, उस रात का एक कथन बहुत फेमस है जो राजा हरि सिंह ने अपने एक स्टाफ को कहा था। उन्होंने अपनी पिस्टल जो थी अपने स्टाफ के एक व्यक्ति को दी थी और कहा था कि अगर 27 अक्टूबर यानी कल सुबह इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर आ जाए तो मुझे उठा देना, वरना मुझे सोए हुए गोली मार देना। और बिल्कुल लास्ट टाइम पे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी वहाँ पहुँची और पाकिस्तानी लश्कर आतंकियों को, उग्रवादियों को वहाँ से खदेड़ा और जम्मू कश्मीर को बचाया। लेकिन इसी बीच एक घटना और घटी। नेहरू जी ने पटेल जी से डिस्कस किए बिना मीडिया में बयान दे दिया कि हम प्लेबिसाइट करवाएंगे, यानी हम जनता का मत जानेंगे, और यही शायद एक चूक हो गई। और इसमें नेहरू जी को सीधे तौर पर गालियां देना या निशाने पर लेना गलत होगा, क्योंकि वो एक सेकुलर देश चाहते थे, वो एक उदारवादी सोच के व्यक्ति थे, वो चाहते थे कि इस देश में सब मिलजुल कर रहें। नेहरू जी इस मुद्दे को यूएन में ले गए और यूएन ने यह प्रपोजल रखा सीज फायर। उस टाइम पे जब सीज फायर हुआ, पाकिस्तान ने जितने कश्मीर पे कब्जा किया था उसको कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK। और यूएन ने कहा कि जब पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान अपनी सेना को वापस हटा लेगा वहाँ से, तब प्लेबिसाइड होगा। पाकिस्तान ने आज तक टिल नाउ वहाँ से अपनी POK से अपनी सेना नहीं हटाई है और प्लेबिसाइड भी नहीं हुआ है। फिर शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर की कमान दी गई। शेख अब्दुल्ला पहले तो सेकुलरिज्म की बातें करते थे, लेकिन वो थोड़ा नरम पड़ गए उस टाइम पे और बार्गेनिंग करने लगे और जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस मांगने लग गए। 1949 में आया आर्टिकल 370, एक टेम्परेरी प्रोविजन। नेहरू जी ने कहा था दिस इज टेम्परेरी एंड विल फेड अवे विद टाइम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये परमानेंट बन गया। कुछ लोग अब भी प्लेबिसाइट की बातें कर रहे थे। शेख अब्दुल्ला ने नेहरू जी से कहा कि जो जम्मू कश्मीर की जनसंख्या है उसमें मेजोरिटी मुस्लिम्स की है और दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पे आके बच जाएंगे तो यहाँ की जो जनसंख्या है उसमें फेरबदल होगा, तो आप कोई ऐसा कानून लेके आएँ जिससे यहाँ पे बाहर के लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी ना खरीद सकें। फिर 1952 में हुआ दिल्ली समझौता। आर्टिकल 35A लाया गया जिसके तहत आउटसाइडर्स कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सके। लेकिन 1953 में जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक ट्विस्ट आया। शेख अब्दुल्ला जो पहले भारत के हित में बातें करते थे, अब कुछ ज़्यादा बार्गेनिंग करने लगे और प्लेबिसाइट की बातें बार बार करने लगे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी जगह लाया गया बख्शी गुलाम मोहम्मद को, जो दिल्ली के ज़्यादा नज़दीक थे। और इस दौरान दिल्ली का कंट्रोल जम्मू कश्मीर के ऊपर बढ़ता गया। तब स्टार्ट हुआ एक साइलेंट पावर शिफ्ट और वहाँ के जो लोगों का कश्मीर की पॉलिटिक्स के ऊपर भरोसा था वो कम होता गया। और 1953 से 1987 तक कई बार राज्यपाल शासन और कई सदर रियासत बने। लेकिन बड़ा ट्विस्ट आया 1987 के इलेक्शंस के बाद। उस इलेक्शन में
वोटों की धांधली के आरोप लगे। कई लोगों का, खासकर वहाँ के यूथ का डेमोक्रेटिक सिस्टम से भरोसा उठ गया और इसी फ्रस्ट्रेशन में जन्म लिया जम्मू कश्मीर के पहले आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप ने, JKLF ने। पाकिस्तान ने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और फंडिंग करी। 1989 की बाद हुई मिलिटेंसी का सबसे ज़्यादा असर कश्मीरी पंडितों पर हुआ और 1990 तक लगभग 3 से 4 लाख कश्मीरी पंडित अपने परिवार के साथ अपना घर, जिसमें वो पले बड़े थे, छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। और वहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक लाइन दी गई, लीव, कन्वर्ट और डाई। ये लाइन अपने आप में कितनी भयावह थी और इस लाइन के साथ कितनी अराजकता वहाँ पर फैली होगी, इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये एक ऐसा छुपा हुआ दर्द था जो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब था। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको इग्नोर किया था। उसके बाद भारत सरकार ने वहाँ की स्थिति को संभालने के लिए वहाँ पर आर्मी भेजी और वहाँ पर अफसफा जोन बनाया गया। अफसफा मतलब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के तहत फोर्सेस को एक्स्ट्रा पावर मिलती हैं, लेकिन इसके बाद उनके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन और कई तरह के मिसयूज और फेक एनकाउंटर्स के आरोप भी लगे। फिर 1990 से 1996 तक वहाँ पर राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन लगा और 1996 से 2002 तक अब्दुल्ला वहाँ के CM रहे। और शुरू से लेके अब तक वहाँ पर कौन कौन सदर रियासत रहे हैं ये आपको फिलहाल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। फिर आया 5 अगस्त 2019, नरेंद्र मोदी की सरकार में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसका एम बिल्कुल साफ है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट आए और वहाँ के आवाम भी और दूसरे स्टेट्स की तरह बिल्कुल खुश रहे और सुरक्षित रहे। कुछ लीडर्स ने इसका विरोध किया, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, हाउस अरेस्ट जैसी हेडलाइंस बनी। लेकिन आज कश्मीर में चीज़ें बदल रही हैं। वहाँ पे टूरिज़्म डेवलप हो रहा है, IT सेक्टर्स आ रहे हैं और आउटरीच वहाँ की बढ़ रही है। आप इस बात को ऐसे समझे कि जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म बढ़ा, नौकरियाँ बढ़ी, तो वहाँ का जो आम व्यक्ति था वो पैसा ज़्यादा कमा रहा है अपने परिवार के लिए, पैसा ज़्यादा कमा रहा है, सब चीज़ें अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, तो वहाँ पे लोग बहुत खुश हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग सब चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये सब चीज़ें अब भी दुखी कर रही थी, पाकिस्तान को ये सब चीज़ें अब भी हजम नहीं हो रही थी। 2024 में जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हुए और वहाँ के CM हैं उमर अब्दुल्ला। वहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी बढ़ा। 2023-24 में का डेटा ये बताता है कि वहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर गए और जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म के तहत काफ़ी डेवलपमेंट हुई। लोगों ने गांव के अंदर छोटे छोटे होटल्स, अपने घरों के अंदर एक कमरे PG बनाकर वहाँ पर किराए पे दिए और वहाँ पर लोगों का सोर्स ऑफ इनकम वो बना। इन सब चीज़ों से लोग वहाँ पे काफ़ी खुश थे, टूरिज़्म काफ़ी बढ़ रहा था। लेकिन पाकिस्तान को ये सब चीज़ खटक रही थी। इसीलिए 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने एक नापाक हरकत की और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने वहाँ पर 26 निर्दोष टूरिस्टों की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में यहाँ पर आक्रोश था और सरकार से लोग जवाब मांग रहे थे कि बदला लें। और भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया और पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, एयर स्ट्राइक की और वहाँ पर उनके ठिकाने थे वो ध्वस्त किए और वहाँ पर अपना बदला लिया। और हमें ये पूरा विश्वास है कि हम एकजुट रहकर, सारे भारतीय एकजुट रहकर देश की सरकार के साथ हैं और अपनी आर्मी का, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते रहेंगे ऐसे ही, और पाकिस्तान की इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। कश्मीर की कहानी इतनी सिंपल नहीं है। यहाँ पर पंडित नेहरू के आइडियलिस्टिक डिसीजन से लेके पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक अटैक प्लानिंग और इंडिया की पॉलिटिक्स है। लेकिन एक बात सबसे ज़रूरी है, वो है भारत के लोगों का दर्द। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिविलियन हो, स्टूडेंट हो, सोल्जर हो या फिर हो व्यापारी, सब लोगों ने यहाँ पर कुछ ना कुछ खोया है। अगर हमें कश्मीर को अच्छे से समझना है तो हमें इसका इतिहास समझना ही होगा, वो भी बिना राजनीति के रंग में रंगे हुए। कश्मीर सिर्फ एक ज़मीन नहीं है, एक जख्म है जिसे भरने के लिए इंसानियत, ईमानदारी और संवाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये था आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा तरीका और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।